नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चंस लिखे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बेटा आपका क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज जनरली यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट। ए ऑप्शन है बेटा आपका कास्ट आयरन, बी है बेटा सिलिकॉन स्टील, सी है परमालोसी और डी है आपका कोबाल्ट स्टील। रिपीट कर रहा हूं, विच ऑफ फॉलोइंग इज जनरली यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट। ए है बेटा कास्ट आयरन, बी है बेटा सिलिकॉन स्टील, सी है परमालोसी और डी है कोबाल्ट स्टील। सही टाइम पे किसकी बात हो रही है, यहां बेटा बात हो रही है आपकी परमानेंट मैग्नेट की। तो परमानेंट मैग्नेट की बात करें तो कोबाल्ट स्टील आपका सही ऑप्शन है, सही है। और अगर मैं कोबाल्ट स्टील की बात करता हूं तो बेसिकली कोबाल्ट स्टील कंटेन्स अबाउट 35% ऑफ कोबाल्ट। सही, कोबाल्ट स्टील contains about 35% of कोबाल्ट। ठीक है, ये चीज इसलिए लिखाई है कि ये चीज बेटा आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है और ये क्वेश्चन प्योर थ्योरी वाले बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एनुअल लोड फैक्टर ऑफ जनरेशन स्टेशन इज इक्वल। ये ऑप्शन दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली सप्लाइड पर मंथ डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड। बी ऑप्शन है नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली सप्लाइड डिवाइड बाय मंथ डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड। वैसे यहां पे जो मैंने ऑप्शन लिखा है तो आप भी कहोगे बेटा कि दोनों ऑप्शंस मैंने सेम लिख दिए, सही है। तो यहां पे क्या करो, पर मंथ की जगह पर ईयर कर दो। ठीक है, सी ऑप्शन है आपका नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली सप्लाइड पर मंथ डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड इनटू 8760। सही है। और डी ऑप्शन है नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली सप्लाइड पर ईयर डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड इनटू 8760। तो ऑब्वियसली बात है डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहां पे किसकी बात हो रही है, यहां बात हो रही है बेटा आपकी एनुअल लोड फैक्टर की। ठीक है, थोड़ा सा लोड फैक्टर के बारे में आपको बताता हूं, बेसिक बातें। लोड फैक्टर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके पावर सिस्टम में। वेरिएबल लोड ऑन पावर स्टेशंस करके टॉपिक है, यही मैंने यूट्यूब पे बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है पूरा। सही, तो अगर आप बोलोगे यूट्यूब पे तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो चलिए पहले लोड फैक्टर की बात करते हैं। बेसिकली लोड फैक्टर आपका होता क्या है, देखो अगर बेटा मैं लोड फैक्टर की बात करता हूं, लोड फैक्टर बेसिकली होता है कि आपका एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास माना कोई पावर प्लांट है, कोई पावर जनरेटिंग स्टेशन है। अगर वो मेरा पावर स्टेशन इफ प्लांट इज इन ऑपरेशन ऑफ टी आवर, माना टी घंटे मान लेता हूं, चाहे वो दिन के हो उससे मैटर नहीं कर रहा है, दिन का साल का महीना कोई अलग बात है, सही, कोई बाद में बात करेंगे। इफ प्लांट इज इन ऑपरेशन ऑफ टी आवर, इफ मैं मान के चल रहा हूं, इफ प्लांट इज इन ऑपरेशन ऑफ टी आवर। सही, तो इस केस में क्या होगा, यहां पे अब मैं अपने लोड फैक्टर को किस तरीके से लिख सकता हूं, देखिए अब मेरा लोड फैक्टर क्या हो जाएगा, मैं क्या करूंगा, मैं इस टी आवर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर भी नीचे भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, यानी एवरेज लोड इनटू टी आवर डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड इनटू टी आवर, यानी एवरेज लोड इनटू टी डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड इनटू टी। ठीक है, तो अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं एवरेज लोड इनटू टी, तो एवरेज लोड इनटू टी क्या होगा, यूनिट्स जनरेटेड इन टी आर, ये हो जाएगा मेरा यूनिट्स, या फिर मैं चलिए इसके बराबर ही लिख देता हूं, यूनिट्स
जनरेटेड इन टी आर, ये मेरा हो जाएगा यूनिट्स जनरेटेड इन टी आर, और नीचे तो मेरा मैक्सिमम डिमांड टू टी रहेगा। सही, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही, या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाली चीज बता रहा हूं आपसे। क्वेश्चन में पूछा गया था एनुअल लोड फैक्टर, तो देखो लोड फैक्टर बेटा आपका डेली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे आपसे एनुअल लोड फैक्टर पूछा गया था, तो एनुअल लोड फैक्टर क्या होगा, सिंपल ये होगा नंबर्स ऑफ यूनिट्स जनरेटेड इन ए ईयर, सही है, या फिर सप्लाइड बाय ईयर, पर ईयर, सही, और डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड इनटू एक साल में कितने घंटे होंगे, 8760 घंटे। तो सिंपल टी आर यहां पे क्या हो जाएगा, 8760 घंटे। तो एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव से पूछे जा सकते हैं। कि अगर बेटा मैं लोड फैक्टर की बात करता हूं, तो द लोड फैक्टर मे बी डेली लोड फैक्टर, मंथली लोड फैक्टर, कॉमा एनुअली लोड फैक्टर, एंड इट्स डिपेंड्स ऑन डे, मंथ और ईयर। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, लोड फैक्टर मे बी डेली, कॉमा मंथली, कॉमा ईयरली, सही, इट्स डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड, इट्स डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड। जी बेटा आपके टाइम पीरियड डिपेंड करता है, ठीक है। और आपका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लोड फैक्टर में, जो आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है, लोड फैक्टर जनरली आपका ऑलवेज लेस देन 1 होता है, ठीक है। लोड फैक्टर इज ऑलवेज लोड फैक्टर आपका हमेशा लेस देन 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो आपका हमेशा जो एवरेज लोड होता है वो आपका हमेशा मैक्सिमम डिमांड से कम होता है, बिकॉज एवरेज लोड इज स्मॉलर देन मैक्सिमम डिमांड। इतनी बात हो गई। एक आपका और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोड फैक्टर का बेसिकली कहां पे मेन रोल होता है, तो इट्स प्ले ए की रोल, ये किसका की रोल प्ले करता है, किसमें, डिटरमाइन द ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट जनरेशन। इट्स प्ले ए की रोल to determine the its play a key role to determine the overall cost of जनरेशन। अब पर ईयर भी कर सकते हो, डेली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो, सही है। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। मैंने बोला है कि बेटा ऐसा नहीं है सिर्फ क्वेश्चन में टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे हम, जो भी आपको थोड़ा बहुत डिटेल में मुझे आंसर देना है वो डिटेल में आंसर हम आपको देंगे, है ना। तो आपका क्वेश्चन भले ही वो एक है, लेकिन जितने ही पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं एक हद तक हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने की प्रैक्टिस कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आज के लेक्चर के आखिरी के 4 क्वेश्चंस हैं बेटा। देखिए पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन है, और ये फोर्थ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इन 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। सही है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इन 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। ए ऑप्शन है एमवीआई, ए, बी है एलडीएक्स, बी, सी है जीएमपी 2050, सी और डी है आपका मूव ए कॉमा एम। तो अगर मैं आपसे बोलूं बेटा विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इन 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, अगर मैं 3 बाइट इंस्ट्रक्शन की बात करता हूं, ठीक है, तो कौन सा होगा आपका जीएमपी 2050, ठीक है। यह आपका माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन है और कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो थोड़ी बहुत नॉलेज, बेसिक नॉलेज आपको माइक्रो प्रोसेसर की भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपके जितने भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं मैं सारे आपको बता दे रहा हूं कि कौन सा इंस्ट्रक्शन आपका
एल डी ए एक्स, एल डी ए एक्स बी जे एम पी 2050 मूव ए एम। तो बेटा अगर MVI ए की बात करता हूं तो ये आपका कितने बिट का इंस्ट्रक्शन है? ये है आपका 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, सही, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, बिट नहीं बाइट। सेम इसी तरीके से अगर LDX B की बात करते हैं तो ये कितने बाइट का है? ये भी आपका 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। JMP 2050 की बात करते हैं तो ये आपका 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। सेम अगर मूव ए एम की बात करते हैं तो ये आपका 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, सही। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिर्फ वही पूछा जाए। और भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन बहुत सारे होते हैं आपके, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको जो बेसिक बात है वो बता दी, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इवन फंक्शन ऑफ टी? ए है आपका टी स्क्वायर, बी है बेटा टी स्क्वायर माइनस 4t, सी है साइन 2t प्लस 3t, डी है टी क्यूब प्लस 6। रिपीट कर रहा हूं, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इवन फंक्शन ऑफ टी? ए है बेटा टी स्क्वायर, बी है टी स्क्वायर माइनस 4t, सी है साइन 2t प्लस 3t और डी है बेटा टी क्यूब प्लस 6। तो देखिए यहां पे क्या है, इवन फंक्शन की बात हो रही है आपकी, ठीक है। किस फंक्शन की बात हो रही है आपकी बेटा? इवन फंक्शन की बात हो रही है। देखिए फंक्शन आपके दो तरीके के हो सकते हैं, या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे, सही है। तो किसी फंक्शन को आप इवन कब कह सकते हैं? तो देखिए ये फंक्शन इज said टू बी इवन। किसी फंक्शन को आप इवन किस केस में कह सकते हैं? ठीक है, आप इस केस में कह सकते हैं जब आपका अगर फंक्शन t है या फिर f माइनस टी, वो अगर f t हो, सही है। तो इस केस में क्या होगा फंक्शन बेटा आपका? इस केस में फंक्शन आपका होगा इवन, ठीक है। सेम ऑड कब कह सकते हैं वो भी देख लीजिए कंडीशन। ए फंक्शन इज said टू बी ऑड। अगर मैं ऑड की बात करता हूं, ऑड आप कब कह सकते हैं? f माइनस का t माइनस का एफ टी, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी किसकी होती है? ये कंडीशन होती है आपकी ऑड की। और अगर इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं होती है तब क्या होता है? एल्स द फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। एल्स the function neither even or odd, ठीक है। तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, सही। अब इसके हिसाब से हम सारे फंक्शन देख लेते हैं। पहला फंक्शन आपको क्या दे रखा है? टी स्क्वायर दे रखा है, सही है। तो टी स्क्वायर को चेक करते हैं पहले हम। देखिए टी स्क्वायर दे रखा है, सही। तो इसे कैसे चेक करेंगे? सिंपल है, टी की जगह मैं माइनस टी रख लूंगा, सही है। तो देखिए एफ माइनस टी मेरा क्या होगा? यानी माइनस टी का स्क्वायर होगा, सही है। यानी माइनस टी का स्क्वायर होगा। अब अगर बेटा मैं माइनस टी का स्क्वायर करूंगा तो बेसिक सी बात है, क्या आएगा? सिंपल टी स्क्वायर आएगा, सही। टी स्क्वायर आएगा मतलब एफ टी, यानी फंक्शन क्या होगा? इवन, ठीक है। तो यानी इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन फंक्शन ऑफ टी, यानी ऑब्वियस सी बात है टी स्क्वायर आपका इवन फंक्शन होगा। लेकिन चलिए रिमेनिंग तीन को भी चेक कर ले रहे हैं। सेकंड क्या है आपका? टी स्क्वायर माइनस का 4t। तो वही सेम काम करते हैं, एफ माइनस टी निकाल लेते हैं, सही है। तो देखिए एफ माइनस टी, तो देखिए इसे डायरेक्ट आप कर सकते हो। एफ माइनस टी की अगर बात करी जाए तो यहां ऑब्जर्व करिए, माइनस का टी करेंगे
प्लस का टी स्क्वायर आएगा, लेकिन हाँ ये आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस का टी है तो ये आपका प्लस का 4t हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस का 4t। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आपके एफ टी के इक्विवेलेंट नहीं है, फंक्शन ऑफ टी के इक्विवेलेंट नहीं है, तो नॉट इक्विवेलेंट एफ टी। और दूसरी बात ये जो है आपका, ये आपका माइनस एफ टी के इक्विवेलेंट भी नहीं है और माइनस एफ टी, तो यानी ना ही ये बेटा आपका इवन फंक्शन होगा, ना ही ये बेटा आपका ऑड फंक्शन होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, चलिए रिमेनिंग जो दो फंक्शन उन्हें भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सिर्फ टी स्क्वायर का ही पूछा जाए आपसे। चलिए तीसरा फंक्शन आपको बेटा क्या दे रखा है, थर्ड आपको दे रखा है साइन 2t प्लस 3t। ठीक है, तो चलिए पहले फंक्शन लिख लूं, साइन 2t प्लस 3t। सही, तो इसके लिए आप बेटा आप क्या कैलकुलेट करोगे, वही आपका फंडा है कि आप f माइनस टी कैलकुलेट करोगे। तो देखिए f माइनस टी, अब यहां पे देखिए सीधे मैं कर रहा हूं, साइन 2t की बात कर रहा है, तो साइन 2t में आपका क्या हो जाएगा, साइन माइनस का 2t। सही है, तो माइनस आपको बाहर आ जाएगा, नहीं मैं क्या लिखूंगा, माइनस का साइन 2t, माइनस का साइन 2t। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, प्लस का 3t, t की जगह माइनस का t रखूंगा तो आपको बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का 3t, माइनस का 3t। अब देखिए अगर मैं यहां पे माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूं तो मेरा क्या आएगा, माइनस साइन 2t प्लस 3t। सही, माइनस का साइन 2t प्लस 3t ये मेरा आएगा। सही, और ये मेरा क्या होगा, किसके इक्विवेलेंट, माइनस का f t, माइनस का f t। ठीक है, यानी ये फंक्शन आपका कैसा होगा, ये फंक्शन आपका होगा ऑड फंक्शन। ठीक है, एक और लास्ट वाला भी देख ले रहे हैं, टी क्यूब प्लस 6। तो देखिए कुछ खास नहीं है, सिंपल, आपको अगर ये दो कंडीशंस ध्यान है तो सिंपल बात है। सही है, डी देख ले रहे हैं, डी क्या है आपका, टी क्यूब प्लस 6। क्या निकालेंगे इसके लिए, एफ माइनस टी। अब खुद से देखिए, माइनस का टी का क्यूब करोगे, सही है, तो माइनस का टी का क्यूब करोगे ऑब्वियसली बात है क्या आएगा, माइनस टी क्यूब। सही है, स्क्वायर करोगे तो प्लस का आता, तो माइनस का टी क्यूब, और ये क्या है आपका प्लस का 6, तो प्लस का 6 ही रहेगा। तो यहां पे देखिए ये आपका नॉट, ना ही ये आपका माइनस एफ टी है और ना ही ये आपका एफ टी है। सही है, यानी कहने का मतलब क्या है, अच्छा ये इसमें जरा कंफ्यूज मत होना, मेरे कहने सेंस है कि ये जो फंक्शन है ना ही माइनस एफ टी है ना ही आपका एफ टी है, ना इसका मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, इसमें कहने का मतलब यहां पे ये है। ठीक, तो चलिए ये सवाल आपका हो गया। तो देखिए इस टाइप के सवाल भी आपके कभी कभी एसएससी जेईई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सही है, और जनरली जेईई लेवल के एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं ये सवाल। तो मैंने तो यहाँ पूरी गुणा भाग करी, आपको गुणा भाग करने की ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट देख के ही इसका आंसर पर टिक लगा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए द ABCD कांस्टेंट ऑफ 220 kV लाइन R A इक्वल टू डी इक्वल टू 0.94 एंगल 10 डिग्री, B इक्वल टू 130 एंगल 730 डिग्री, C इक्वल टू 0.001 एंगल 900 डिग्री। इफ सेंडिंग एंड वोल्टेज ऑफ लाइन फॉर गिवन लोड डिलीवर्ड एट नॉमिनल वोल्टेज इज 240 kV, द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ लाइन, A है 5, B है 9, C है 16, D है 21। रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, द ABCD कांस्टेंट ऑफ 220 kV लाइन R A इक्वल टू D इक्वल टू 0.94 एंगल 10, B इक्वल टू 130 एंगल 730, C है 0.001 एंगल 900। इफ सेंडिंग एंड वोल्टेज ऑफ लाइन फॉर गिवन लोड
डिलीवर्ड एट नॉमिनल वोल्टेज इज 240 kV, द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ लाइन। सही, ए ऑप्शन है 5, बी है 9, सी है 16, डी है 21। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या डेटा दे रखा है। 220 kV की लाइन है, चलिए अच्छी बात। ए इक्वल टू डी, ए इक्वल टू डी इक्वल टू आपको क्या दे रखा है 0.9410, ठीक है। उसके अलावा बी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है 130 730, सही। सी की वैल्यू क्या दे रखी है 0.001 900, ठीक है। चलिए ये आपको वैल्यू दे रखी है। अब देखिए वोल्टेज रेगुलेशन बेसिकली का फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन का, सही। वी आर नो लोड, नो लोड पे आपका क्या वोल्टेज है, माइनस का वी आर फुल लोड, रिसीविंग एंड की बात हो रही, डिवाइड बाय वी आर फुल लोड, सही। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन का जो आपको फॉर्मूला होता है वोल्टेज रेगुलेशन, सही। वोल्टेज रेगुलेशन होता है आपका वी आर नो लोड माइनस का वी आर फुल लोड डिवाइड बाय वी आर फुल लोड इंटू 100, ठीक है। यह आपका बेसिक फॉर्मूला होता है वोल्टेज रेगुलेशन का। अब मैं दूसरा करता हूं वीएस, सेंडिंग एंड की। तो देखो वीएस बराबर क्या होता है, सिंपल ए वी आर प्लस बी आई आर। वीएस बराबर क्या होता है ए वी आर प्लस बी आई आर, ठीक है। तो अंडर नो लोड कंडीशन में, जब नो लोड की कंडीशन होगी तो ऑब्वियस सी बात है रिसीविंग एंड पर, सही, रिसीविंग एंड पे क्या होगा आई आर आपका क्या हो जाएगा, रिसीविंग एंड की करंट क्या हो जाएगी, रिसीविंग एंड की करंट आपकी 0 हो जाएगी। तो देखिए अंडर नो लोड कंडीशन, अंडर नो लोड कंडीशन आई आर इक्वल टू 0। अब अगर आई आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, सही है, तो वी आर नो लोड आपका क्या होगा, देखिए वी आर नो लोड ये तो आपका 0 हो गया, सही है। यानी वी आर नो लोड की बात करूं तो वी आर नो लोड सिंपल हो जाएगा वीएस अपॉन ए, वीएस अपॉन ए। यहां अच्छा, यहाँ पे वीएस क्या है, वीएस है आपका सेंडिंग एंड का वोल्टेज। सेंडिंग एंड का वोल्टेज आपको क्या दे रखा है, कांस्टेंट ऑफ 220 केवी लाइन, यानी सेंडिंग एंड का वोल्टेज दे रखा है 220, यानी सिंपल रख दे रहा हूं केवी में है तो 220 इंटू 10 टू की पावर 3, सही है, डिवाइड बाय ए की बात करते हैं तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 0.94 एंगल 10 डिग्री। तो यहाँ पे 0.94 रख ले रहे हैं मैग्नीट्यूड। इसे सॉल्व करते हैं बेटा, देखते हैं सॉल्व क्या आपका क्या आता है 240,000 डिवाइड बाय 0.94 इक्वल टू 255.3, 255.3, सही। तो आपको सॉरी ये जो आपको सॉल्व क्या आएगा 255, एक सेकेंड चीज देख रहा था, 255 ये आपका केवी में आएगा, ठीक है, 255.3 केवी, सही। तो ये आपने नो लोड की वैल्यू निकाल ली कि नो लोड पे आपका कितना वोल्टेज है, ठीक है। अब सिंपल परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है आपको, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आपका जाएगा 255.3 220 इंटू 100। तो देखिए सॉल्व क्या आपका क्या आएगा 255.3 255.3 माइनस का 220 डिवाइड बाय 220 इक्वल टू, ये आपका सॉल्व क्या आ जाएगा बेटा 16%, यानी सी वाला ऑप्शन आपका बेटा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज मेरे ख्याल से काफी कुछ सवाल कराए हैं आपको, लगभग सारी सब्जेक्ट कवर करें। यहां पे जो मैंने वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला लिखा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सही, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन जनरली ट्रांसमिशन लाइन में भी रहता है
ट्रांसफार्मर में भी रहता है और मशीन्स में भी सिंक्रोनस, हर जगह आपका वोल्टेज रेगुलेशन तो जनरली रहता ही रहता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रिले यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मोटर अगेंस्ट ओवरलोड इज, ए है इंपिडेंस रिले, बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले, सी है थर्मल रिले और डी है आपकी बेटा बुकोल्स रिले। सही है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ए रिले यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मोटर अगेंस्ट ओवरलोड इज, ए है इंपिडेंस रिले, बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले, सी है थर्मल रिले और डी बेटा आपका क्या है, डी है आपका बुकोल्स रिले। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थर्मल रिले। ठीक है, तो यही बेसिक बातें थी आपकी। रिले मतलब आप स्विच गियर प्रोटेक्शन पे पहुंच गए। सही। अच्छा, यहाँ पे जो और रिलेज भी लिखी है उनके क्या काम है वही मैं आपको बता देता हूँ। इंपिडेंस रिले की बात कर लें, अगर बेटा इंपिडेंस रिले की बात करते हैं तो इंपिडेंस रिले का काम क्या होता है। जो इंपिडेंस रिले जनरलाइज अगर बात हो रही है तो ये फेस फॉल्ट और ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन में आपकी यूज होती है। फेस फॉल्ट एंड ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन। ठीक, ये किसकी होती है, आपकी इंपिडेंस रिले होती है। सेम अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले की बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सही, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले की बात करता हूं, सही, अट्रैक्शन रिले की बात करता हूं, तो ये आपकी कहां होती है, ये बेसिकली आपकी पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में यूज होती है। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। सेम इसी तरीके से बेटा बात कर सकते हैं हम बुकोल्स रिले की। अगर बेटा बुकोल्स रिले की बात करते हैं तो जनरली ये क्या यूज होती है, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट ऑल इंटरनल फॉल्ट। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट इंटरनल फॉल्ट। चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। अब थोड़ी देर बात कर लेते हैं, 2-3 मिनट। देखिए बस 2-3 बातें हैं। ये जो मैं आपको सीरीज करा रहा हूँ इसमें मैं बेटा सारे सब्जेक्ट इंक्लूड कर रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे ख्याल से कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन थोड़े से अभी तक कम इंक्लूड थे, सही, क्योंकि एसएससी जेई में इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन जेई की अगर बात करता हूँ जूनियर इंजीनियर एग्जाम की, या भी स्टेट लेवल का कोई भी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है, वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आते हैं, सही। तो वो क्वेश्चन धीरे धीरे आपके इंक्लूड होना, और माइक्रो प्रोसेसर वो क्वेश्चन भी आपके धीरे धीरे इंक्लूड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करते, लेकिन अब आगे आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन भी मिलेंगे और कंट्रोल सिस्टम और माइक्रो प्रोसेसर के भी क्वेश्चन मिलेंगे। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलेंगे, डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलेंगे। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात ये कहनी थी, हर लेक्चर का आखिर में कहते ही हूँ, बेटा अपना जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव रखो। माइंड सेट पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझ रहे हो। क्योंकि अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो, माना मेरा लेक्चर सुन रहे हो, फिर किताब से पढ़ो, किसी और का लेक्चर सुन रहे हो, वो एक अलग बात है। आपका माइंड अगर निगेटिव है तो वो आप चीज़ें ग्रैब कर ही नहीं पाओगे। तो हमेशा एनर्जी के साथ बैठो और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बैठो। क्योंकि कई बच्चों टेंडेंसी क्या होती है, एक बार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो वो डिप्रेस हो जाते हैं कि यार ये मुझसे तो नहीं हो पाएगा। दूसरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, बिल्कुल डिप्रेस होने से कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत आपको ही करनी है, लाइफ आपकी ही है, समझ रहे हैं। किसी और को ब्लेम देने से कोई नहीं मतलब है कि उस सर ने ऐसा पढ़ाया, उसने ऐसा पढ़ाया, कोई मतलब नहीं है। पूरा मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, आप जब चाहो तब पढ़ सकते हो। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। और आप पे क्या डिपेंड करता है, आपके एटीट्यूड और माइंड सेट पर डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव हो बेटा तो सब कुछ पॉजिटिव है, आप नेगेटिव हो तो सब कुछ नेगेटिव है। हिम्मत छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला, हिम्मत रखो और कंटिन्यूअस एफर्ट करो, मेहनत करो, क्योंकि बिना मेहनत के नहीं मिलने वाला। ठीक। और दूसरी बात, जो मेरे नए यूजर, नए सब्सक्राइबर, उनके लिए मुझे कुछ बात कहनी होती है। देखिए जैसे जिस तरीके से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, वैसे हमारा जेनिक एजुकेशन में पूरा फैकल्टी का एक पूल है। पूल का मतलब बहुत सारी फैकल्टीज हैं हम सब। तो हमने एक पेड कोर्स भी अपना रेडी कर रखा है, सही। पूरा वीडियो कोर्स है वो, इलेक्ट्रिकल का भी है, सिविल का भी है, मैकेनिकल का बन ही रहा है, रेडी हो रहा है।
और अब पेड के कोर्स में इलेक्ट्रिकल के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिकल में कहानी क्या है कि सारे सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ा रखे हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया 100 घंटे से ज़्यादा पढ़ा रखा है, मैंने ही पढ़ाया है। पावर सिस्टम हो गया, वो भी 100 घंटे ज़्यादा पढ़ाया है, मैंने ही पढ़ाया है। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको कहीं नहीं मिलने वाला, वो भी हमने डिटेल में पढ़ा रखा है। दोनों सब्जेक्ट मिला के लगभग 50 घंटा होगा। उसके अलावा आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल 60 घंटे ज़्यादा पढ़ा रखा है, मेजरमेंट पढ़ा रखा है, सही है। ये सारे सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रखा है, नॉन टेक्निकल पोर्शन भी है, डिटेल में सारा पूरा हमने वीडियो में पढ़ाया है। उसके अलावा साथ में हमने क्या पढ़ा रखा है, साथ में हमने ये पढ़ा रखा है कि 3 से 4 हज़ार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखे हैं, डिटेल सॉल्यूशन, सही, एक अप्रॉक्सीमेट डेटा बोल रहा हूँ। 500 से ज़्यादा कन्वेंशनल के क्वेश्चन करा रखे हैं, डिटेल सॉल्यूशन, सही है। उसके अलावा हमने उसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड कर रहे हैं, प्लस प्रैक्टिस सेट्स ऑफ क्वेश्चन भी हैं उसमें। तो अगर आप वो पेड कोर्स बाय करना चाहो तो सीधे जेनिक एजुकेशन की वेबसाइट पे जा सकते हो। मेरे ख्याल से 50% डिस्काउंट चल ही रहा होगा। अदरवाइज हमारे जेनिक एजुकेशन के 4 सेंटर हैं, सही। ऑफलाइन हमारा ऑफिसेस हैं, एक हमारा कोरबा छत्तीसगढ़ में है, दूसरा हमारा भिलाई छत्तीसगढ़ में है, तीसरा हमारा पटना बिहार में है, चौथा हमारा प्रयागराज इलाहाबाद में। आप वहाँ से डायरेक्ट जाके बाय कर सकते हो। देखिए ऑनलाइन पढ़ने से क्या फ़ायदा है, हर चीज़ से फ़ायदा नुकसान तो होते ही है, मैं आप फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, सही, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो फ़ायदा क्या है कि देखिए आप पर्टिकुलर किसी कोचिंग में पढ़ने जाते हो, कोचिंग में कहानी क्या होती है, कोचिंग में सिंपल कहानी ये होती है कि भाई 10 से 12 आपका टाइम होगा बैच का, 3 से 5 होगा, 5 से 7 होगा, 2 घंटे का हो गया, चलो 4 घंटे का होगा, सही। लेकिन माना आपका मन करता है रात में 10 बजे पढ़ने का, सही है, तो उस समय तो कोचिंग नहीं खुली होगी ना। लेकिन अगर आपके पास हमारा वीडियो कोर्स होगा तो आप चाहे रात के 10 बजे पढ़ो, चाहे सुबह 4 बजे पढ़ो, एक बात। दूसरी बात, कोचिंग में जाते हो तो टाइम किल होता है। टाइम किल होने का मतलब क्या है कि आपका टाइम बेटा बहुत कीमती है, पहली बात तो ये समझ के रखो। अपना टाइम बर्बाद बिल्कुल मत करा करो। जब तक जिस दिन एग्जाम क्लियर हो जाए सारा टाइम आपका, लेकिन जब तक एग्जाम नहीं निकल रहा है तब तक सारा टाइम आपका पढ़ाई में लगना चाहिए, मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो कोचिंग में जाने आने में आपका टाइम लगता है ना, आधे घंटे लग रहा है जाने में, आधे घंटे लग रहा है आने में मिनिमम, तो वो 1 घंटा आपका बर्बाद हो रहा है ना। हमारे वीडियो कोर्स में ऐसा कुछ है ही नहीं। लैपटॉप है, लैपटॉप पे प्ले करा, मोबाइल है, मोबाइल पे प्ले करा, सीधे कान में ईयरफोन लगाए और शांति से पढ़ने बैठ गए। कोई चीज़ एक बार में समझ में नहीं आ रही है, 10 बार पढ़ा, सही है। उसके अलावा माना आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, माना भाई कहीं 4 घंटे या 6 घंटे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, तो करते ही क्या हो आप लोग की आदत है कि भाई गाना सुनना स्टार्ट कर दोगे, पिक्चर देखना स्टार्ट कर दोगे, सही। तो वो सब छोड़ो भाई, थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 24 में 24 घंटे पढ़ते ही रहो, सही। वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है, खेलना कूदना, गाने सुनना, पिक्चर देखना, लेकिन एक हद तक। अति हर चीज़ ही खराब होती है। तो आप अपना टाइम उस ट्रैवल के समय में भी हमारा कोर्स आराम से मोबाइल पे सुन सकते हो। तो अगर उससे बाय करना हो तो जेनिक एजुकेशन की वेबसाइट पे चले जाओ, या फिर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर लो, जरा यूट्यूब पे मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा जो भी होगा, ठीक है। और उसके अलावा कहीं भी कोई दिक्कत लगती है मुझे यूट्यूब पे कमेंट करिए, 100% मेरी तरफ से आपको रिप्लाई मिलेगा, तुरंत नहीं, 2-4-6 दिन बाद मिले, सही, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।